बेटा आज हम लोग बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स से पूछे जाते हैं रिपीटेडली। इस क्वेश्चन को देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ 6, 13, 20, 23। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ से पहले हम जल्दी से बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या है। बायो-सेवर्ट्स लॉ गिव्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाती है और बायो-सेवर्ट्स लॉ ये बताता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी। बायो-सेवर्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। इधर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है ना, फिर ये एक कांस्टेंट है। इसके बाद इधर तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं। एक तो करंट, दूसरा साइज ऑफ दैट कंडक्टर, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, तीसरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दैट कंडक्टर, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी वजह से इन दोनों के बीच का एंगल। कितनी पार्टीज हो गई जो इन्फ्लुएंस करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन करंट, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, distance of point from that conductor, angle between this position of point from the conductor and length of the conductor upon r square। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर की जिसमें करंट फ्लो हो रही है कितने पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। 1, 2, 3, 4। कितनी करंट फ्लो कर रही है, जितनी ज्यादा करंट उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आप एक करंट कैरिंग वायर ले लीजिए, उसमें आई करंट फ्लो करा दीजिए, इसके छोटे से एलिमेंट को कंसीडर करिए और उससे एक पी पॉइंट आर डिस्टेंस पर लीजिए। ये जो पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का इस एलिमेंट से, ये थीटा एंगल बनाता है वायर से। तो जो यहाँ पर फील्ड होगी वो करंट पर डिपेंड करेगी, जितनी स्ट्रॉन्ग करंट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड। इस लेंथ पर डिपेंड करेगी, जितना लंबा वायर होगा फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। इस एंगल पर डिपेंड करेगी और चेंज करेगी एंगल के साथ। इसके अलावा इस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगी, पी जितना दूर होगा फील्ड उतनी वीक होती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो आप एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -7, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। रिकॉल करा दूं, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। तो आप कह सकते हो कि एक फैक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है वो उसके चारों ओर का मीडियम भी है। कुछ मीडियम फील्ड को सपोर्ट करेंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, कुछ मीडियम फील्ड को अपोज करेंगे और रिलेटिवली वीकर फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। इसका वेक्टर फॉर्म जब हम बनाते हैं तो आई डी एल साइन थीटा, ये एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सपेंशन है। तो इस पॉइंट की जगह हम क्रॉस प्रोडक्ट डी एल क्रॉस आर रख देते हैं और नीचे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको क्लियर है तो आप समझ जाओगे कि ये आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाता है। क्योंकि अगर हम सिंपली इधर इसको एक वेक्टर बनाएं तो यहाँ पर वेक्टर बनाने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर ऐड करना पड़ता है। इस यूनिट वेक्टर की जो दूसरी फॉर्म है वो होता है जब किसी वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। तो ये उठाकर यहां रख देते हैं, dl ये करंट एलिमेंट वेक्टर हो जाता है और इस तरीके से आप dl क्रॉस r यहां लिख देते हैं और इस r स्क्वायर में ये r एड अप हो जाता है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ सबको इसको लिख कर 2-3 बार लर्न करना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से कभी भी वो चीज आपको रिकॉल नहीं होगी और एग्जाम में आप बहुत कुछ ऐसा होगा जो रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, हाथ में हमेशा एक पेन या पेंसिल रखो और रफ पेपर सामने। जब आप रिवाइज कर रहे हो मेरे साथ, मेरे वीडियोस के साथ पढ़ रहे हो, तो जब मैंने आपको ये बायो-सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताया है आप तुरंत साइड में पॉज करो वीडियो और बायो-सेवर्ट्स लॉ के इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये इतना ज्यादा पूछा जाता है, आप कम से कम 3 से 4 बार तुरंत लिखो और ये आपको याद होगा। एंड आई कैन अश्योर यू कि आप बहुत बेनिफिट पाएंगे अपनी थ्योरी पेपर में। तो आई विल रिक्वेस्ट
कि जो भी बच्चे यहाँ पर हेल्प के लिए आए हैं वो प्लीज़ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, जिससे उन्हें पूरा फ़ायदा मिले, मेरी भी मेहनत सफल हो और आपकी भी। दूसरा देखो, बहुत बार पूछा गया है, मैं सारे ईयर्स लगा नहीं पाई हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो मुझे सारे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज़ करना पड़ रहा है। पर मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंस से कि ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया था। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज़ फोर्स। ये क्वेश्चन मैंने देखा है प्री बोर्ड में भी कॉपी चेक करते हुए कि बेटा ये क्वेश्चन बच्चे ज़्यादा गलत करते हैं। लॉरेंट्ज़ फोर्स इज़ अ फोर्स which a charge experience when it is moving in a space where electric field is also there and magnetic field is also there. तो दोनों फोर्सेस जो उस मूविंग चार्ज पे लग रहे हैं वो मिलकर नेट फोर्स बनाते हैं और लॉरेंट्ज़ फोर्स इसी नेट फोर्स को बताता है। तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर। जो फोर्स है, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक मैग्नेटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की खासियत होती है वो पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग लगता है और नेगेटिव चार्ज पर उसका ऑपोजिट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की खासियत होती है कि वो चार्ज के मोशन के और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगता है। ना वो चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन में लगकर उसे हेल्प करता है, ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है इसकी तरह। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि ना तो वो चार्ज को मदद करता है, ना वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। मनमौजी है, मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर अपना रास्ता बनाता है और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हुए चार्ज को पैराबोलिक पाथ पे मोड़ देता है अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे तो। मैं यहाँ पर इसके साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है, आपसे मिस ना हो, कि अगर Q चार्ज V वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो जो फोर्स होगा Q पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है इस जगह अगर, तो फोर्स यहाँ पर नीचे की ओर लगेगा। तो ये इधर चल रहा है, फोर्स नीचे खींच रहा है, तो फाइनली जो चार्ज का मोशन होता है वो पैराबोलिक हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो किस पाथ पे चलेगा? पैराबोलिक। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स अपने इस नेचर की वजह से कि वो मोशन और फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगता है, तो यहाँ जो ये इसकी खासियत है कि वो मोशन के परपेंडिकुलर हर मोमेंट पे लगेगा। ये खासियत उसको, इस फोर्स को एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स बना देती है। जैसे ही ये एंटर करेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो V के परपेंडिकुलर लगेगा। तो V के भी परपेंडिकुलर हो और B के भी परपेंडिकुलर हो, इसको समझने के लिए आपको राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, इसलिए इस जगह पर मैं आपको ये राइट हैंड पाम रूल यूज करना सिखा रही हूँ, जिससे आप इन क्वेश्चंस में डरना बंद कर दें। तो आप ध्यान से अपना राइट हैंड स्ट्रेच करें और देखें कि आप एग्जामिनेशन कॉपी या क्वेश्चन पेपर को कैसे आराम से घुमाकर इस राइट हैंड पाम रूल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इसको फ्लेमिंग्स रूल से भी निकाल सकते हैं, पर सबसे आसान तरीका है राइट हैंड रूल, पाम रूल। और ये एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट जहां जहां होगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट की डायरेक्शन इससे मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग राइट हैंड स्ट्रेच कर लीजिए। अब देखो मैं अपने राइट हैंड को कैसे V और B के अलोंग सेट करूंगी। मैंने इस कॉपी को इस तरीके से मूव किया कि मैं अपने हाथ को आसानी से यूज करके लॉ इंप्लीमेंट कर सकूं। तो अब इसमें इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, V पहले आता है और B बाद में आता है। तो आप अपने हाथ को स्ट्रेच करेंगे और फिंगर्स को V की डायरेक्शन में सबसे पहले सेट करेंगे। तो मैंने हाथ को इस तरीके से कॉपी को घुमाकर, ये देखो V की डायरेक्शन में मैंने अपने फिंगर्स को सेट कर दिया। इसके बाद आ रहा है बी। बी की डायरेक्शन देखो तुम, इस पेपर पे परपेंडिकुलर अंदर की ओर है। तो मुझे क्या करना है, आप हाथ की पोजीशन देखिए, फिंगर्स और थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर कायदे से स्ट्रेच किया हुआ है। वी की डायरेक्शन में फिंगर्स पॉइंटेड हैं और अब मैं अपनी उंगलियों को बी की डायरेक्शन में मोड़ लूंगी अंदर की ओर। तो थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। वी क्रॉस बी, देखिए अंदर की ओर, ये हाथ ऐसे मैंने अपना हाथ की फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में मोड़ लिया है। तो ये जो थंब की डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। जिस पॉइंट पर चार्ज अंदर जा रहा है उसी पॉइंट पर मैंने
ये फोर्स इस पर लगा दिया। अब इस फोर्स की वजह से ये चार्ज, जैसे जैसे ये चार्ज आगे बढ़ेगा, ये फोर्स हर पॉइंट पर v के परपेंडिकुलर लगेगा और इस वजह से ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से ये चार्ज एक सर्किल पे चलेगा और अगर ये पूरा सर्किल नहीं भी कंप्लीट कर पाएगा तो जहां तक ये फील्ड के अंदर रहेगा सर्किल पे चलेगा, जिस पॉइंट पर फील्ड खत्म होगी उस पॉइंट पर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में फ्लाई कर जाएगा। तो सर्कुलर मोशन मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन होता है और पैराबोलिक मोशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दोनों पाथ हमको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ये जो दो कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इनकी खासियत, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पैराबोलिक पाथ पे चलता है अगर वो फील्ड में नॉर्मली एंटर हो और इलेक्ट्रिक फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स बी फील्ड और वी मोशन दोनों के परपेंडिकुलर होता है और इस वजह से जो उसका पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार आया है कि आप प्रूव करिए कि जिस सर्किल पर ये चार्ज चलेगा उसका रेडियस चार्ज के मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बहुत सिंपल है। कोई भी चीज जो सर्किल पर चले उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मैग्नेटिक फोर्स से मिल रहा है। यहाँ हम सिंपल सिचुएशंस कंसीडर कर रहे हैं बोर्ड के हिसाब से कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है। तो क्यू वी क्रॉस बी जो है वो क्यू वी बी साइन 91 हो जाता है। तो क्यू वी क्रॉस बी क्यू वी बी के फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही आप सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स से इक्वेट करेंगे आपको रेडियस मिल जाएगी उस सर्कुलर पाथ की, वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इस पर आपको सवाल मिल सकता है या खुद ये एक्सप्रेशन ही डिराइव करने को मिल सकता है। इसके अलावा जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है और आपको याद रहनी है वो ये कि मैग्नेटिक फोर्स कब मिनिमम होगा और कब मैक्सिमम होगा। मिनिमम होता है जब V और B एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, यानी उनके बीच का एंगल 0 हो जाए, तब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। तो आप ये कह सकते हो, याद भी ये इस तरह से ज्यादा रहेगा कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में चल रहा है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है तो उस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 जो कि 1। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। मैग्नेटिक फोर्स की मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो देखो मैंने इस पूरे डिस्कशन को एक पेज पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में लगा दिया। शॉर्ट में नोट्स बनाना इसी को कहते हैं कि जब हमने पूरा पढ़ा तो हमने ध्यान से पढ़ते हुए क्वेश्चन के पैटर्न को स्टडी किया और उसके बाद फिर हमने अपने नोट्स को शॉर्ट में इस तरीके से लिखा कि हमको वो ही सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है जिससे क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा है कि ये तो बहुत रिपीट होता है, प्रायोरिटी उसको देनी है। तो 25 ईयर्स के मेरे एक्सपीरियंस को यहाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए बना रही हूँ। आई होप कि आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए लिख लिख कर याद करेंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप मेरी कोई भी हेल्प चाहते हैं या आप मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, आप 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर आपको मेरी स्क्रीन पे दिखेगा। इसके अलावा क्लास 12th के सभी टॉपिक्स के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर और वहां पर शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब आपको अवेलेबल है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं।